एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए और जिस तरह से छिंदवाड़ा, क्योंकि हॉट सीट बनी हुई, बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है छिंदवाड़ा सीट। लेकिन फिर भी लोगों के जहन में वो बात है जब वो मुख्यमंत्री थे, क्योंकि वो उस दौर का जो मध्य प्रदेश है और आज जो मध्य प्रदेश है, वो तस्वीर जो मध्य प्रदेश के पुराने लोग हैं वो भूले नहीं हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि क्लीन स्वीप बीजेपी के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ तो वोट मिलेंगे जनता से और वोट के आधार पर ये वहाँ के राजा रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में आ गए सिंधिया तो उनसे बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पॉडकास्ट और आपके साथ मैं हूँ राधा बकुत्रा। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है मेरे दो सहयोगी, अभिलाषा जी भी हैं और कनुप्रिया जी भी हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाले भी आंकड़े सामने आए और एमपी के मन में क्या मोदी है, ये सबसे बड़ा सवाल था। और कनुप्रिया जी, मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने कॉन्फिडेंट दिखाया कि कमलनाथ है, हम जो है दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारेंगे, ये हमारे दिग्गज नेता है कांग्रेस के, ये चुनाव जीतेंगे, और तो वहीं सिंधिया एक बहुत बड़ा फैक्टर मध्य प्रदेश की राजनीति में, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी। मेरे साथ में भी पहले हम अभिलाषा जी हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पर थे, सत्ता का संग्राम हमारा मध्य प्रदेश में था। क्या कुछ आपने वहाँ का माहौल देखा और जब एग्जिट पोल के आंकड़े आए तो आपका क्या कुछ कहना है आंकड़ों के ऊपर और वहाँ की जनता ने क्या कहा उसके बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया राधा इस पॉडकास्ट के लिए, और इसकी ज़रूरत भी थी। और सबसे अच्छी बात है कि कनू एमपी की ही हैं, इंदौर की हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मध्य प्रदेश को बेहतर तरीके से समझती हैं, तो वो भी वहाँ की राजनीति के बारे में बताएंगी क्या कैसे समीकरण रहे हैं वहाँ पे। और रही बात मेरी, क्योंकि सौभाग्य मिला मध्य प्रदेश का दौरा करने का, तो जो तीसरा और चौथा जो फेज़ था वो मैंने कवर किया है। और देखिए, पहला और दूसरा फेज़ अहम हो जाता है, क्योंकि जो एग्ज़िट पोल के जो नतीजे आए उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि क्लीन स्वीप बीजेपी के लिए बताया जा रहा है ना। और सिर्फ एक सीट, छिंदवाड़ा की सीट, ये कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा की सीट नकुलनाथ निकाल लेंगे। लेकिन कुछ एग्जिट पोल्स ने नकुलनाथ को उस एग्जिट पोल में भी फेल करार दिया है ना। उन्होंने बोला है कि TV9 का एग्जिट पोल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जिट पोल्स हैं, मैं अभी नाम नहीं ले रही, लेकिन उसमें दो दिग्गज, चाहे राजगढ़ से दिग्विजय सिंह हो या छिंदवाड़ा से नकुलनाथ हो, क्या आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्गज अपना गढ़ नहीं बचा पा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, जो हमारे लोकतंत्र की ताकत है, और वो इस बार देखने को भी मिला मुझे मध्य प्रदेश में, कि रजवाड़ों का एक असर कहा जाता है। आपने सिंधिया का नाम लिया है ना, राजगढ़ में दिग्गी राजा का असर देखा जाता है। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि लोकतंत्र की कसौटी में कोई राजा नहीं है। लोकतंत्र की कसौटी में दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी बोलने वाले लोग मिलते हैं कि राजा जी ने क्या किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। हाँ, इतने बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता, जो मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, बागडोर संभाली कांग्रेस की, एक थिंक टैंक के तौर पे उनको देखा जाता है, उन्होंने क्या किया हमारे लिए। दूसरी तरफ अगर हम गुना की बात करते हैं, तो गुना में भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी में आ गए सिंधिया तो उनसे बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं। वहाँ पर भी एक एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति देखने को मिली है, लोगों में नाराज़गी देखने को मिली है। लेकिन इतने सारी सीट्स हैं, मैं एक एक करके सभी सीटों पर तो नहीं, लेकिन जो कुछ VIP सीट्स हैं, अगर मैं उसकी बात करूं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए आसान तो नहीं है। कुछ कुछ जगहों पर आंकड़ों में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस शायद 2-3 सीटें निकाल ले। कांग्रेस के जो नेताओं से मेरी बातचीत होती है, तो जब हम कवर कर रहे थे उस दौरान वो कह रहे थे कि देखिए, हम 8 से 12 सीटें निकाल लेंगे। जीतू पटवारी से हमारी मुलाकात हुई थी, उनसे हमने बातचीत की थी कि भाई क्या स्थिति है आपकी, तो उन्होंने कहा था कि हम 12 सीटें निकाल लेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे फेज़ ख़त्म हुए हैं, हम चौथे चरण की तरफ बढ़े हैं, वो आंकड़ा जो है वो 8 पर आया। और अभी जब दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से बात होती है कि भाई क्या बीजेपी की MP से क्या रिपोर्ट है, तो वो 5 सीटें बताते हैं। लेकिन एग्जिट पोल में सिर्फ 1 सीट, और वो भी माइनस एक क्लीन स्वीप, ये बहुत ही दिलचस्प है MP के लिए। और अगर मैं अपनी रिपोर्ट की बात करूं, तो मुझे भी ये लग रहा है कि बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप है। वो मुद्दे क्या हैं, हम बाद में उस पर चर्चा करेंगे, और उस मुद्दे पे फिर कनू भी कहेंगी। लेकिन मेरे हिसाब से वाकई में जो विधानसभा का इलेक्शन का जो मूड था, वो MP में रह गया।
उसी मूड पर मुझे लगता है जनता ने वोट किया है। और क्लीन स्वीप तो बीजेपी के लिए डेफिनेटली है। हाँ, एक सीट छिंदवाड़ा बहुत कांटे की टक्कर, बल्कि ऐसी 5 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के सीनियर नेता उतरे हुए हैं, विदिशा से भी, राजगढ़ से, वहां पर जो है एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। मैम के इसी सवाल को मैं कंटिन्यू करते हुए कनुप्रिया जी आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं, जानते हैं और इतने सालों का अनुभव भी है। जो मैम ने कहा अभी समय कि जब आप लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आप यहाँ पर राजा नहीं हैं, बतौर, अगर हम इनकी बात करें, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या दिग्विजय सिंह की बात करें, क्योंकि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन आज जब उनके गढ़ में गए, सत्ता का संग्राम गया, तो वहाँ के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। किसी ने पक्ष में बोला, किसी ने विपक्ष के उसमें बोला, किसी ने नाराज़गी भी जाहिर करी, तो किसी ने काम को सराहा भी। मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर कि जब एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए और जिस तरह से छिंदवाड़ा, क्योंकि हॉट सीट बनी हुई, बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है छिंदवाड़ा सीट, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है कि पूरा जो दमखम है बीजेपी ने छिंदवाड़ा पर लगा दिया? क्योंकि मोहन यादव की यहाँ सभाएं हुई, शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पर गए, लगातार उन्होंने यहाँ पर सभाएं की, कैलाश विजयवर्गीय वो भी यहाँ पर छिंदवाड़ा के मैदान में उतरे थे। तो मैं चाहूँगी कि छिंदवाड़ा सीट पर ज़रा हम बात करें, हॉट सीट है मध्य प्रदेश की। सबसे पहले राधा बहुत बहुत धन्यवाद। और अभिलाषा जी की बात को मैं कंटिन्यू करूंगी। राधा ने भी मुझसे पहला सवाल यही पूछा, रजवाड़ा जो कल्चर है, कहते हैं कि मध्य प्रदेश में रजवाड़ा कल्चर बहुत है, लेकिन ये भी सच है कि राजाओं को नकार दिया है जनता ने। और इसकी एक अहम वजह ये है कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, इन राजाओं ने जब इन्होंने कुर्सियां संभाली, मतलब जब ये अपनी राजगद्दी से उतरे और सत्ता की कुर्सी पर विराजित हुए, तो ये भूल गए कि काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ तो वोट मिलेंगे जनता से, और वोट के आधार पर ये वहाँ के राजा रहेंगे या नहीं रहेंगे। और शायद यही वजह राधा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जनता ने नकारा। और दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें तो इस बार उन्होंने बहुत मेहनत की, और आपने खुद देखा होगा कि पैदल पैदल उन्होंने जो है लोगों तक पहुँचे, पूरे क्षेत्र में पहुँचे। हाँ, लेकिन फिर भी लोगों के जहन में वो बात है जब वो मुख्यमंत्री थे, क्योंकि वो उस दौर का जो मध्य प्रदेश है और आज जो मध्य प्रदेश है, वो तस्वीर जो मध्य प्रदेश के पुराने लोग हैं वो भूले नहीं हैं। तो उन्हें लगता है कि दिग्विजय सिंह को बंटा धार भी कहा जाने लगा था। उसके पीछे की वजह ये है कि जब वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ बड़ा काम नहीं किया। मुझे याद है जब हम उन दिनों ट्रैवल करते थे सड़क से, सड़कें पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं थी, लेकिन उनके खुद के क्षेत्र में, अगर हम राघवगढ़ की बात करें तो राघवगढ़ से शिवपुरी जाने के लिए जो रास्ता, जो समय लगता था वो 5-6 घंटे का समय होता था, जबकि किलोमीटर्स इतने नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी कमी रही है। उनके भाई भी राजनीति से जुड़े रहे, वो भी राजनीति से जुड़े रहे, लक्ष्मण सिंह, बावजूद इसके दोनों ने मिलकर कोई विकास नहीं किया क्षेत्र का। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, क्लीन स्वीप की बात की, आपने छिंदवाड़ा सीट का भी जिक्र किया, तो यहाँ पर अगर आप पूरी कांग्रेस को देख लें और अगर आप मध्य प्रदेश की कांग्रेस को देखें, अभिलाषा जी आपने भी ये महसूस किया होगा, आप तो बिहार, उत्तर प्रदेश, आप सब जगह आप ट्रैवल कर चुकी हैं, आपने देखा होगा यहाँ की जो कांग्रेस है वो सॉफ्ट है हिंदुत्व के प्रति भी, क्योंकि हिंदुत्व मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और यही वजह है कि राम मंदिर का जो असर पूरे देश में कहीं आपको नजर नहीं आया होगा, जब आपने ट्रेवल किया होगा आपको मध्य प्रदेश में दिखा होगा। क्यों मैं उसमें बात बताना चाहूँगी कि जैसे हम सत्ता का संग्राम जो हमारा चुनावी रथ था, तो हम ऐसा नहीं है कि अपने चुनावी रथ में एक ही कार्यक्रम करते थे और सिर्फ राजनेताओं से मिलते थे। पहले सुबह हमारी शुरू होती थी चाय पे चर्चा के साथ, तो चाय पे चर्चा में हर तबके के लोग आपको मिल जाते हैं, चाहे वो गांव क्षेत्र के लोग हों, शहर क्षेत्र के लोग हों, जो शहर में आए हुए हैं काम से, वो चाय पे मिल जाते हैं, नौकरी पेशा लोग। और उसके बाद फिर हम दोपहर में युवाओं से संपर्क करते थे, किसी भी वहाँ के ज़िला कॉलेज में जाते थे, कॉलेज के बच्चों से बात करते थे कि ये जितने भी रोज़गार के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, ये सारे मुद्दे हैं। और फिर शाम में हमारी राजनेताओं से बात होती थी। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए अगर पॉलिटिक्स को साइड करती हूँ और जन भावनाओं की बात करूँ, तो राम मंदिर का मुद्दा कमोबेश हर जगह ये सामने आया कि ये मुद्दा है। युवाओं ने भी कहा कि हाँ, हम इस मुद्दे पर भी सोचकर वोट करेंगे। मुझे लगता है कि हम, जैसे मैं कहती हूँ कि मध्य प्रदेश यानी देश का दिल, तो क्या इस बार के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा नहीं था, लेकिन तमाम मुद्दों के साथ, राम मंदिर के मुद्दों के साथ रोजगार,
महंगाई, इन मुद्दों पर भी बहुत ही खुलकर जनता बात कर रही है। अगर आप पिछले 2 चुनावों को देखें और इस बार के चुनाव को देखें तो जो आपको फ़र्क नज़र आएगा वो यही नज़र आएगा कि पिछले 2 चुनावों में एक मोदी लहर में सारे मुद्दे जो हैं वो गौण से नज़र आते थे, लेकिन इस बार जो हैं मोदी हैं लेकिन मुद्दे भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ अगर मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो जाहिर तौर पर जो वहाँ पे योजनाएं चलाई गई राज्य स्तर पे, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो वहाँ जो सड़कों का जाल, जैसा आपने बताया कि जो पहले स्थिति थी वो काफ़ी बदल गई है, उन चीज़ों को लेकर एक सेटिस्फैक्शन है लोगों के अंदर। जो वहाँ पे नदियों का एक मसला है, चाहे उज्जैन में शिप्रा नदी की साफ़ सफाई को लेकर हो, बेतवा नदी, नदियों को, नर्मदा नदी, ये नदियों का एक अहम मसला है वहाँ पर। और वहाँ पर कांग्रेस से भी जो जुड़ाव जो नहीं देखने को मिल रहा है वो आपको एग्जिट पोल में, उसके पीछे ये वजह है कि एक लंबा अरसा बीता और कांग्रेस का भी कार्यकाल लोगों ने देखा और फिर वो उसको कंपेयर करते हैं कि हमने कांग्रेस को तो इतना टाइम दिया था, उसमें कितना काम हुआ, बीजेपी को हमने दिया है, काम पूरा नहीं हुआ है लेकिन काम कितना हुआ है, हो रहा है। तो एक कंपैरेटिव नरेशन भी आता है। लेकिन ग्राउंड पर आप जब जाते हैं और युवाओं से जब आप जुड़ते हैं तो युवाओं का ये भी कहना होता है कि राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए है लेकिन हमारे लिए रोजगार महत्वपूर्ण है। हम पूरी तरीके से आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी अभिलाषा जी, जब आप वहाँ पहुँची, क्योंकि ये विधानसभा में भी हमने ये मुद्दे देखे थे और लोकसभा में भी जब हम मध्य प्रदेश के लोगों से बात करते हैं तो उनका कहना है जितने पूरे देश में धार्मिक पर्यटन डेवलप नहीं किए गए उतने मध्य प्रदेश में डेवलप किए गए, और इसका असर भी नजर आता है क्योंकि वहाँ का जो युवा भी है वो भी उन धार्मिक पर्यटन, चाहे आप महाकाल लोक की बात करें, हनुमान लोक की बात करें, क्योंकि जगह जगह जो शिवराज का ये मॉडल था, शिवराज ने कई जगह महाकाल लोक की हालांकि शुरुआत कमलनाथ जी ने की थी, लेकिन इस मुद्दे को जो है बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से, ओमकारेश्वर का भी जिस तरीके से डेवलपमेंट किया गया, उसके बाद बीजेपी ये कहती है कि जब हमने इन चीज़ों को डेवलप किया है, जो हमने ये धार्मिक पर्यटन बनाए, यहाँ पे अब आपको रोजगार के अवसर तो मिल ही गए, तो इसका कुछ असर देखने को मिला। क्योंकि ये विधानसभा चुनाव में जो आखिरी में एकदम से समीकरण बदले थे, पहली चीज़ तो यही कहेंगे कि जैसे अभी आपने कहा कि जब आप कांग्रेस के नेताओं से पहले बात करती थी तो वो 15 कहते थे, फिर 12, वो 5 तक आ गए। तो कांग्रेस में ये कमी है, वो गेम शुरू तो बहुत अच्छा करती है लेकिन फिनिश करते करते तक वो अच्छी फिनिशर नहीं है। पता है एमपी में तो मुझे लगा उन्होंने खेला ही नहीं। ये इसी सवाल पे मैं आने वाली थी कि मध्य प्रदेश में जैसे कि आप जब गए होंगे तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने माहौल बनाया, लेकिन बैक फ्रंट पे तो अगर हम बात करें तो कांग्रेस को सामने आके खेलना चाहिए था, फ्रंट फुट पे आना चाहिए था। कांग्रेस सामने मतलब फ्रंट पे आती हुई नजर ही नहीं आई, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे वहाँ पे हम अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें उमंग सिंघार की बात करें, चाहे वो हो चाहे दिग्विजय हो। एक और चीज़ देखने को मिली थी जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ, जब जो उम्मीदवार है उनका चयन जब हो गया, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी क्योंकि छिंदवाड़ा अगर हम बात करें और राजगढ़ की बात करें तो कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा तक ही सीमित रह गए, उनको किसी और जगहों पर, जिलों पर जाते हुए प्रचार करते हुए नहीं देखा गया, दिग्विजय भी नहीं गए। उसके पीछे देखिए वजह है, 2 वजह हैं। कमलनाथ क्यों नहीं उतने एक्टिव दिखे, क्योंकि आपको याद होगा कि चुनाव के ऐलान से पहले तो खबरें ये थी कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, है ना, कैसे कैसे वो सारे जो अंदरूनी चीज़ें थी उसको सुलझाई गई। हाँ, जीतू पटवारी बहुत एक्टिव हुए, उन्होंने चीज़ों को सुलझाया। और अगर हम दिग्विजय की बात करते हैं तो दिग्विजय ये कह रहे थे कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, और सूत्र भी ये कह रहे थे कि दिग्विजय लड़ना नहीं चाहते हैं। ये जीतू पटवारी की तरफ से हुआ था कि आपको चुनाव लड़ना है। हाँ, और कहाँ चुनाव लड़ूंगा, और इसीलिए अपने पूरे चुनाव का जो प्रचार जो था उन्होंने टैगलाइन यही दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, ये मेरा आखिरी चुनाव है। हाँ, बिल्कुल इमोशनल कार्ड ही उन्होंने खेला क्योंकि वो उस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और ये जो 2 नेता हैं, जब विधानसभा में इनको मुंह की खानी पड़ गई, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव में जब इनकी बारी आई तो ये बैकफुट पे रहना इनका बहुत ही मतलब नेचुरल था। वजह हो सकती है क्योंकि इस दौरान हमने देखा कि कई लोकसभा चुनाव के दौरान कई जो नेता हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो है दामन छोड़ा और बीजेपी का। ये पूरे ही मध्य प्रदेश में मुझे देखने को मिला। ये समझ ही में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस बीजेपी में है या बीजेपी कांग्रेस में है, क्यों नहीं, कांग्रेस बची भी है या नहीं। हाँ, कांग्रेस बिल्कुल। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कई बार जब हम कोऑर्डिनेटर्स को या कार्यकर्ताओं को कॉल करते थे कि आप अपने स्थानीय नेता को भेजिए, तो
पता चलता था कि नहीं अब हम तो देखिए बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन हम आपको कांग्रेस का नंबर देते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। अब मतलब किस कदर पार्टी का जो है अल्टा पल्टी हुआ है, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कार्यकर्ता तक बदल चुके हैं। जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शाम तक वो बीजेपी प्रवक्ता हो जाते हैं। अब हमें समझ नहीं आता कि कांग्रेस से बात करने के लिए मध्य प्रदेश में वाकई में एक लंबी, और ये जो ड्रामेटिकल एक पूरा ड्रामा हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ इंदौर में, ये तो वाकई में ये बता रहा था कि और इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि इंदौर की सीट की बात करें तो सुमित्रा महाजन जो है वो वहाँ से आती हैं, 35 साल का जो है उनका एक अच्छा भारी भरकम शासनकाल रहा है। उसके बाद वहाँ कहा जाता है कि जिसे भी खड़ा करेंगे वो जीतेगा, लेकिन फिर भी जो है अक्षय कांति बम जो हैं वो, उनका बम जो है वो डिफ्यूज़ हुआ और उसके बाद में वो कांग्रेस में आ गए। तो ये थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जो अक्षय कांति बम जो फटा, तो मैं आपको बताऊं कि ये पूरे मध्य प्रदेश में इसका असर रहा। लोग बीजेपी के लिए ये ज़रूर कहते हुए नज़र आए कि इनको तो ज़रूरत ही नहीं थी, जहां आपको जनता का इतना प्यार मिला हुआ है, आपको क्या ज़रूरत है एक कांग्रेस के नेता की इस तरीके से। लेकिन आप ज़रा कॉन्फिडेंस देखिए बीजेपी का, कि बिल्कुल चुनाव के बीच में आप एक नेता को जो कि प्रत्याशी है कांग्रेस का, उसको आप अपनी तरफ करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं, उसके साथ तस्वीरें अपनी साझा करते हैं, ट्वीट कर दिया, आप वहाँ से ले जा रहे हैं, ट्वीट भी कर दिया आपने, और उसके बाद बहुत आराम से आप मीडिया को फेस भी कर रहे हैं, खुद को डिफेंड भी कर रहे हैं। और उन तमाम मुद्दों में जीतू पटवारी कहाँ फंसे हुए हैं, तो वो इमरती देवी वाले प्रकरण में फंसे हुए हैं, वो उसी से नहीं निकल पा रहे हैं कि वो लड़ाई क्या लड़ें। इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि इंदौर की जनता की मैं यहाँ पर तारीफ़ करूँगी कि जो लोकतंत्र के भाव को इंदौर की जनता ने समझा, और जो नाराज़गी उन्होंने एकदम से जाहिर की, एकदम जिसको बोलते हैं तुरंत रिएक्शन। चुनाव एक होता है कि मतदान से रिएक्शन, लेकिन वहाँ की जनता बहुत मुखर होकर ये बोली, और वही उसी का नतीजा था कि सुमित्रा महाजन ने रिएक्ट किया, और वहाँ के अखबारों में और नेशनल मीडिया में भी ये बात आई कि मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि भैया अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, अब हम नोटा दबाएंगे। फिर हम भी गए सुमित्रा महाजन का इंटरव्यू करने, हमने भी एक्सक्लूसिव किया। फिर इसी मुद्दे पर हमने कैलाश विजयवर्गीय से भी बात की कि इसके सूत्रधार तो आप ही हैं, ये कैसे हुआ। हाँ, कई सवाल उनके सामने रखे। लेकिन जो एक बात समझ में आती है कि जो कनू कह रही है कि पूरा कांग्रेस जो है वो अब बीजेपी मय हो चुका है, तो वो शायद इसी वजह से है कि जनाधार कांग्रेस अपना खोती जा रही है, और उसके पीछे वजह जो है वो ये है, जो मैं समझ पा रही हूँ, कि लोगों से कनेक्ट नहीं रह गया है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सांसदों की रिपोर्ट बहुत अच्छी है, जो तीसरी बार जो लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं या दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, भारी नाराज़गी है लोगों के अंदर। अगर वोट भी मिलेगा तो मैं साफ तौर पे कह रही हूँ, वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट मिलेगा, उनके रिपोर्ट कार्ड पे वोट नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो वॉइड है, वो जो खालीपन है या एंटी इनकम्बेंसी है, उसका फ़ायदा कांग्रेस क्यों नहीं उठा पा रही है? ये सीधे तौर पे देखने को मिलता है जब हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जब हम चाह रहे हैं कि आप बात करें, नेता हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात रखें, विपक्ष की आवाज़ भी जनता के सामने रखें, विपक्ष की आवाज़ बनकर, तो आपको उनकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है। हमने ये बात कई जगह पर नेताओं से उठाई कि आप एक तरफ आपके नेता कहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपकी आवाज़ को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करता या आपकी आवाज़ को सुनता ही नहीं है, लेकिन उदासीनता तो आपकी तरफ से दिख रही है कि आप बात नहीं करना चाहते मीडिया से। तो मैं मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में ये ज़रूर कहूँगी कि जिस तरीके से कांग्रेस को ज़मीन पे ये चुनाव लड़ना चाहिए था मुद्दों को लेकर, वो आप नहीं लड़े। 2 सीट हारी हुई कांग्रेस है ये, कांग्रेस वो है जिन्होंने खुद ही निराशा को ओढ़ लिया है, और जीतू पटवारी कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन वो लोगों को एक नहीं कर पा रहे। अनुभव की कमी कह सकते हैं, वो बहुत कह सकते हैं, उन्हें काफ़ी फेमस नेता हैं वो, ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटे नेता हैं, उन्होंने काफ़ी धरातल पर काम किया है। लेकिन उम्र एक फैक्टर है, क्योंकि कमलनाथ के समय जिस तरह से कांग्रेस कह सकते हैं एकजुट थी, अब अगर हम बात करें तो अब स्थिति ये है कि कांग्रेस के एक या दो नहीं, बहुत अलग अलग, हर किसी की अपनी एक अलग कांग्रेस है। जीतू पटवारी जो हैं वो सबको एक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन कोई उनकी सुनता है, कोई उनकी नहीं सुनता है। अभी तो वो खुद अपने वर्चस्व की लड़ाई में लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ परिस्थिति ये है कि जब से वो बने हैं पीसीसी चीफ, तब से इतने लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए कि हो सकता है इसमें भी रिकॉर्ड बन जाए जीतू पटवारी का। इसी से
जुड़ा सवाल है। आप जैसे कि अभिलाषा मैम ने यहाँ पर बात रखी कि कांग्रेस ने जिस तरह से फ्रंट फुट पर आना चाहिए था, उन्हें लड़ाई करनी चाहिए थी या फिर आके अपनी बात रखनी चाहिए थी। विपक्ष के तौर पर बात रखना तो उनका भी काम है। यहाँ पर अगर हम बात करें अभी जब क्लीन चिट पे, तो कल कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद आते हैं, कहते हैं कि हम जो एग्जिट पोल के आंकड़ों पर हम बहस में नहीं आएंगे। फिर उन्हें पता था कि एग्जिट पोल के नतीजे उनके खिलाफ आएंगे, क्योंकि ये तो उन्होंने सुबह ही कह दिया। हाँ, और फिर उसके बाद अगर हम कांग्रेस के और भी नेताओं की बात करें तो दिग्विजय सिंह और तमाम नेता अब ईवीएम पर सवाल उठा लेंगे। अगर जब हम 4 जून को हम रिजल्ट पर, परिणाम पर बात करेंगे तो ईवीएम को लेकर नहीं आए तो बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में ये होगा। और ये दुर्भाग्य की बात है हमारी कि हमारे देश में एक अच्छा विपक्ष नहीं रह गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जनता किसी और को मौका नहीं देना चाहती, पर हमारे पास वो नेता नहीं है जिन्हें हम चुन पाए। ये जनता की कमी है, शायद ये खलती भी है, क्योंकि आप दिल्ली में देखिए ना, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल एक सशक्त नेता के रूप में खड़े हुए हैं। यही स्थिति मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है वो खुद ही हार मानकर ऑलरेडी घुटने पर बैठी हुई है। तो देश, या यूं कहें प्रदेश जो है और पूरा देश जो है वो विपक्ष को मिस तो कर रहा होगा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी तो चाहे उनके पास कितनी भी सीट हो वो सशक्त होती थी और उन्हें विपक्ष में रहना आता था। लेकिन जब से कह सकते हैं कि कांग्रेस विपक्ष में आई है, मुद्दों पर वो बात करना तो चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है। या तो उनके पास में केंद्रीय नेतृत्व में कोई कमी है जिसे उन्हें सुधार लेना चाहिए अभिलाषा जी, या फिर आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा कि वहां भी कोई इतना बड़ा नेता नहीं है जो बीजेपी को टक्कर दे सके। आपने कॉन्फिडेंस की बात की बीजेपी की, ये कॉन्फिडेंस इसीलिए है क्योंकि उनके विपक्ष में कोई है ही नहीं, उन्हें पता है कि वो विपक्ष को ध्वस्त कर चुके हैं। या मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय है बहुत बड़ा फैक्टर है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन हाँ, ये बात है कि कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके से, जो उनकी कार्यशैली है, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं अपने आला कमान से, ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रणनीति बनाते बिल्कुल। एक बार फिर से मैं ज़रा छिंदवाड़ा की बात करना चाहूँगी। जो बंटी कुमार साहू हैं उनके बारे में मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा और बात करें। लेकिन देखिए, ये जो आपने कहा ना कि कमलनाथ क्यों नहीं निकले, कहीं ना कहीं साख की तो बात हो गई है। और नकुलनाथ भी दूसरी बार वो चुनाव मैदान में है। अगर ये सीट निकालेंगे तो पिता की मेहनत को उनको क्रेडिट देना होगा, क्योंकि उनकी भी रिपोर्ट कार्ड कोई बहुत अच्छी नहीं है। कमलनाथ का इतना किया हुआ है, क्योंकि वो हम फील करते हैं जब भोपाल में आप कई इंस्टीट्यूट्स में हम गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, तो पता चलता है कि कमलनाथ ने वहाँ पर जो इकोनॉमिकली वीक बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए क्या किया है, किस तरीके से खर्च उठाते हैं वो। तो वो एक फैक्टर है कि उनका छिंदवाड़ा के लोगों के साथ कनेक्ट है और उसका फ़ायदा नकुलनाथ को मिलता है या नहीं मिलता है। और बंटी साहू जो हैं, उनके नाम पर बहुत ज़्यादा बज़ तो नहीं सुनाई दिया जब हम वहाँ पर गए, बल्कि लोग ये कह रहे थे कि उनकी जगह और भी मजबूत प्रत्याशी बीजेपी को उतारना चाहिए था। लेकिन छिंदवाड़ा से कनेक्ट कितना ज़्यादा है साहू का, मुझे लगता है वो कनू ज़्यादा बता पाएंगे। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बंटी साहू को ही मैदान में उतारा था। हालांकि विवेक हार गए थे उस समय। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो जहाँ भी जाते थे उसके बाद भी वो तुरंत वहाँ पहुँचे जब नतीजे नहीं आए थे और विधानसभा चुनाव खत्म हुए। जब नतीजे आए, विवेक बंटी साहू हार गए, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान यही कहते रहे कि ये जो है इन्होंने आपके लिए बिना विधायकी का पद लिए भी बहुत काम किया है और अभी आपको आगे इनको जिताना है। तब तक नाम भी नहीं आया था कि सांसद ही वही लड़ेंगे, उन्हें सांसद ही लड़ाया गया। लेकिन फिर अचानक से लोकसभा चुनाव में विवेक बंटी साहू का नाम गोल कर दिया गया और सिर्फ अब बीजेपी वर्सेस कमलनाथ परिवार जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। मैं नकुलनाथ भी नहीं बोलूंगी अभिलाषा जी, क्योंकि नकुलनाथ नजर नहीं आया इस बार सिर्फ कमलनाथ फैक्टर है। और कमलनाथ ने जितना इमोशनल कार्ड खेला है ना, मुझे लगता है उतना तो दिग्विजय भी नहीं खेल पाए, क्योंकि कमलनाथ को अपनी हार नजर आ रही थी। लोगों ने ये भी कहा है, हमारे ही चुनावी रथ में आपसे भी बात करते हुए लोगों ने कहा है, आदर्श जी भी वहाँ पहुँचे थे, उनसे भी उन्होंने ये कहा है कि जो है जिस तरीके से अभी चल रहा है माहौल और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, केंद्र में भी वही है, राज्य में भी वही है, और अगर हम कांग्रेस को वोट देते हैं तो क्षेत्र का विकास रुक जाता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिस पर डबल इंजन की सरकार चाहिए। तो इस फैक्टर पे वहाँ के लोग हरा सकते हैं। लेकिन अगर छिंदवाड़ा के विकास की बात करें तो कमलनाथ ने ऐसा कोई भी एक पॉइंट नहीं छोड़ा जिस पर छिंदवाड़ा की जनता उनसे नाराज हो, क्योंकि कमलनाथ ने बहुत काम किया है छिंदवाड़ा के लिए। नकुलनाथ को नहीं जोड़ते हैं अभी हम, लेकिन अगर वोट सिर्फ नकुलनाथ के नाम पर है तो वो हारे हुए हैं, इसको हम मान सकते हैं।
डबल इंजन सरकार की बात हुई और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति अधूरी होगी अगर हम यहाँ पर लाडली बहना योजना का जिक्र ना करें। लाडली बहना योजना विधानसभा के दौरान भी खूब उठी और ठीक उसी के 2-3 महीने बाद लोकसभा चुनाव। लाडली बहना योजना को लेकर जब आप चुनावी रथ लेकर मध्य प्रदेश पहुंचे थे, क्या लोगों का कहना था और क्या लाडली बहना योजना का लाभ सीधा सीधा बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिला है, दोनों ही में, विधान और लोकसभा दोनों चुनावों में? बहुत सही सवाल आपने पूछा, क्योंकि हम जहाँ पहुँचते थे लाडली बहना का ज़रूर जिक्र करते थे और पता चलता था किश्तें आ गई हैं। संहिता लगने से पहले किश्तें पहुँच रही थी और जहाँ जहाँ पे रुकी हुई थी कि इससे पहले कि जो बहना है वो नाराज़ हो, किश्तें पहुँच रही थी। तो जाहिर तौर पे बीजेपी उसे बहुत बेहतर तरीके से समझ रही है कि विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा माइलेज मिला है इस योजना से और इसको लोकसभा में भी डाइल्यूट नहीं करना है, उसका फ़ायदा उठा लेना है। और हाँ बिल्कुल, और शिवराज सिंह चौहान का ये एक ऐसा, जिसे हम कह सकते हैं कि फ्लैगशिप योजना रही है जिसका कि फ़ायदा उनको मिला है। आप विधानसभा चुनाव में आप देख लीजिए जिस तरीके के नतीजे रहे हैं। और उसके बाद ये ज़रूर रहा है कि कई जगहों पर जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम गए, लड़कियों से बात की, तो कुछ लड़कियां थोड़ा ऊपर हट के भी बात करती हैं। वो ये कहती हैं कि इस तरीके की योजनाएं अच्छी हैं, गांव देहात में अच्छा लगता है जब इकोनॉमिकली एक सपोर्ट मिलता है सरकार की तरफ से, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमें चाहिए। हमें विमेन सिक्योरिटी पे और अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, हमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए पढ़ाई के लिए। सिर्फ पैसे दे देने से सरकार की जिम्मेदारी नहीं ख़त्म होती है। तो जो जिसे हम कह सकते हैं जो यूथ है हमारा, वो बहुत ज़्यादा इसके फेवर में नहीं बोलता, लेकिन जब आप थोड़ा रूरल एरियाज़ में जाते हैं जहाँ आपको माताएं बहनें मिलती हैं, तो वाकई में वो चेहरे पर उनके हंसी दिखती है, मुस्कान दिखती है। तो ये एक फैक्टर तो है, लेकिन मुझे लगता है इन सभी फैक्टर से ऊपर एक मोदी फैक्टर है जो कि मध्य प्रदेश में बहुत देखने को मिलता है। मैं देश के बाकी राज्यों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बाकी राज्यों में तो चौथे चरण के बाद चुनाव का मोड काफ़ी बदल गया और जो लेट कमिंग था इंडिया गठबंधन का, वो वापस आया। उन्होंने कमबैक किया मुद्दों के साथ, बेरोजगारी पर और महंगाई पर और तमाम संविधान, अग्निवीर और संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी और अग्रेसिव हुए। सब विपक्ष के सभी नेता अग्रेसिव हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको कांग्रेस का ऐसा कोई नेता नहीं दिखेगा जो कि इतना अग्रेसिव हुआ हो या मुद्दे उठा पाए हो। 2014 की बात करें हम तो 2014 में पूरा मोदीमय माहौल था। 2014 की अगर हम बात करें, पूरा मोदी लहर का दौर था। उस दौरान भी जो है मध्य प्रदेश में भी जो आती थी इंदौर में और मध्य प्रदेश में, उन पर लिखा हुआ आता था कि अब की बार मोदी सरकार। ये जो साड़ियाँ आती थी गुजरात से, क्योंकि सूरत से वहाँ पर माल एक्सपोर्ट होता था, तो उन पर भी ये लिखा हुआ आता था। अगर आप क्रॉकरी खरीदने जाएं तो उसके ऊपर लोगों ने स्टिकर चिपका रखे थे, अब की बार मोदी सरकार। आप कुछ भी खरीदें तो लोग आपको निकलते समय एक बीजेपी का झंडा देके कहते थे इस बार बीजेपी को ही वोट देना है। तो ये भी एक समय था, लेकिन अब ये समय नहीं है, क्योंकि अब मोदी का वो मैजिक नहीं है। आपको बता दूं, हमने क्योंकि वीडी शर्मा को भी हमने इंटरव्यू किया था, वो ठीक उसी दिन राघवगढ़ निकलने वाले थे, दिग्विजय के गढ़ में पहुंचने वाले थे सीएम योगी के साथ, तो उनको रिसीव करने वाले थे और उसी दौरान हमने उनको इंटरव्यू के लिए पकड़ा था। तो उस दौरान हमने लास्ट में, जाहिर तौर पे हम लोग यही पूछते हैं कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए 2 सीटें तो उनके पास पहले ही हो गई थी। एक तो खुद उनकी ही सीट खजुराहो है ना, निर्विरोध, हाँ, और दूसरा इंदौर। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमको फुल मार्क्स दे दीजिए, 100 में 100 ये हम पा रहे हैं, और आप मुझे वापस कॉल भी कर सकती हैं, पूछ भी सकती हैं कि मैं अपनी बात पे सही उतरा या नहीं उतरा। तो ये कॉन्फिडेंस बीजेपी का मध्य प्रदेश में है और वही एग्जिट पोल में और बढ़ गया। उसका उसके पीछे एक बड़ी वजह है कनु, जो हमें मानना पड़ेगा। बीजेपी की एक खासियत है कि वो साल भर जो है ना चुनावी मोड में रहती है। वो कांग्रेस की तरह उन स्टूडेंट्स में नहीं है कि हम सीजनल पढ़ाई करेंगे और आज रट्टा मारेंगे और कल जो है 80 अबव मार्क्स ले आएंगे या 90। इनको शायद पासिंग मार्क्स भी नहीं चाहिए, तभी तो इतना लेट जागे हैं। अगर पासिंग मार्क्स भी चाहिए होते तो ये ऐसा सोचते कि हाँ चलो हम 10 सीट निकालेंगे या 15 सीट निकालेंगे, और 6 महीने ठीक विधानसभा के समय ही लोकसभा की भी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए थी। तो तैयारी में बहुत देर की है कांग्रेस ने। विपक्षी गठबंधन मध्य प्रदेश में कोई उनका अलायंस इस तरीके से नहीं हो पाया था। तो मुझे ये लगता है कि जो एग्जिट पोल है वो बहुत सही उकेर रहा है, जो नंबर्स हैं वो सही उकेर रहा है। बस अब देखना होगा कि वो 1 सीट है, 2 सीट है,
कितने पर जाकर कांग्रेस सेटिस्फाई होती है, या फिर हो सकता है कि इस बार जो है कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी ज़मीन जो है मध्य प्रदेश में वो खो दे? और इसी पर, क्योंकि वीडी शर्मा पर मैम ने बात करी, वीडी शर्मा को लेकर जो है उन्होंने अभी इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई वो भी बताया। वीडी शर्मा का जिस तरह पद बढ़ा है मध्य प्रदेश में, कद बढ़ा है, और हाल ही में ही जब विधानसभा के चुनाव हुए उसके तुरंत बाद ही जब मोहन यादव जो हैं, डॉक्टर मोहन यादव सीएम बने, उसके बाद ही उनका कद बढ़ा है। तो वीडी शर्मा के जो कद बढ़ने की जो स्टेप्स हैं, तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, मुझे लगता है अब हम लोगों के चलने का भी समय हो रहा है, और चलते चलते ये तो बनता ही है, क्योंकि जब हम पीसीसी चीफ की बात करते हैं तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात भी होना जायज़ है। ऐसा लगता है कि इस विधानसभा चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की साख दांव पर लगी थी। कई दिग्गज थे जिन्हें डिमोट किया गया, ऐसा हम लोगों ने अपने शब्दों में कहा। हालांकि बीजेपी का तो ये कहना है कि उसमें किसी को भी कोई भी पद दिया जा सकता है। तो कुछ सांसदों को जब उतारा गया और बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए, तब लग रहा था कि बीजेपी खुद भी, क्योंकि शुरुआती जो समय था विधानसभा का, बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन समय होते होते जिस तरह से वीडी शर्मा ने पूरे विधानसभा चुनाव में भी बागडोर संभाली, और पहले ये कहना भी गलत नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, अभिलाषा जी आप कितनी सहमत हैं आप बताइएगा, कि पहले जब शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वीडी शर्मा का कद इतना ऊंचा नहीं था। जो मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही उनका कद बढ़ गया है, क्योंकि अब ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां वीडी शर्मा नजर ना आए। बिल्कुल, और उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार की कमान भी बहुत बेहतर तरीके से संभाली। मुरैना से लेकर अगर मैं बात करूं मंदसौर तक, मतलब आखिरी लोकसभा क्षेत्र तक, वीडी शर्मा हर जगह एक्टिव दिखे हैं। अपने स्टार प्रचारकों के साथ वो दिखे हैं, अपने कैंडिडेट्स के साथ रोड शोज़ के लिए दिखे हैं। उतना ही ज़्यादा मीडिया इंटरेक्शन भी उनका था। उन्होंने हमें एक नहीं, उन्होंने हमें कई इंटरव्यूज़ दिए, अलग अलग मुद्दे पर दिए, और जो जिसे कहते हैं मुद्दों को उठाना और उस पर आम लोगों तक, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना, वो पहुंचाना, वो उन्होंने उन चीज़ों को बहुत बखूबी संभाला। और एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगी कि जब हम विदिशा गए थे तो इस बात का जिक्र भी हमने किया था कि देखिए अमित शाह कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को तो दिल्ली लाना है, कुछ बड़ा देना है। तो क्या वो भी एक फैक्टर रहेगा कि आप सोचेंगे कि भाई आपका जो जनप्रतिनिधि होगा वो एक बड़े मंत्रिमंडल पाएगा, और ये भी सवाल मैंने उनसे पूछा था। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है पॉलिटिक्स में भी, कि जब एक जो लीडरशिप की लाइन है जब वो प्रमोट होती है, ऊपर आती है, तो फिर जो पीछे के लाइन के जो लीडर्स होते हैं वो अपने आप फिर वो फिल्टर होके और थोड़ा ऊपर आते हैं। तो ये जो वीडी शर्मा का कद जो आप कह रहे हैं कि वो और बड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में, वो इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अब शिवराज सिंह चौहान क्योंकि सांसदी लड़ रहे हैं, तो वो अब केंद्र की राजनीति में आ रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी वो संभालेंगे। देखना होगा कि उन्हें मंत्रिमंडल में क्या जगह दी जाती है, बिल्कुल क्या कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, कौन से पोर्टफोलियो में उनको दिया जाता है। तो इस वजह से भी वीडी शर्मा को एक फ्रंट लाइन लीडर के तौर पे आप देख रहे हैं, और उसी जिम्मेदारी को वो आगे निभा रहे हैं। और ये जो अगर 29 की 29 सीटें आती हैं तो डेफिनेटली उनको इसका क्रेडिट भी दिया जाएगा जी। तो ये था एग्जिट पोल पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जो एग्जिट पोल आए, उन आंकड़ों का समीकरण कि किस तरह जब अमर उजाला का जो सत्ता का संग्राम का जो रथ था, चुनावी रथ था, जब वो मध्य प्रदेश पहुंचा, अलग अलग जिलों में जब लोगों से बात की, और यहाँ की जो टॉप हॉट सीटें थी, चाहे हम यहाँ पर छिंदवाड़ा सीट की बात करें, राजगढ़ सीट की बात करें, या गुना सीट की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से हैं, और बड़े नेताओं की अगर हम बात करें, कमलनाथ हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए, नकुलनाथ हो गए, विवेक बंटी साहू हो गए, वीडी शर्मा हो गए, और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान हैं, ये तमाम बड़े। और इंदौर में जो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच में हुआ, उसने पूरी देश की राजनीति को कहीं ना कहीं जो है उस समय माहौल गर्मा गया था कि आखिरकार ये क्या हो गया बीच चुनाव में। तो अभी हमने जो भी बातचीत की वो पूरी इन एग्जिट पोल के आंकड़ों पर, उस नंबर्स पर जो है यहाँ पर चर्चा की। ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और एग्जिट पोल के आंकड़ों पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी या नहीं, और किस तरह से आगे के अब जो 4 जून को परिणाम आएंगे उन पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा है तो तुरंत करें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ ही मैं अपने दोनों ही सहयोगियों के साथ लेती हूं अलविदा। नमस्कार। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर
सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।